नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है इसमें आज जो हमारा टॉपिक है कि ये हम डिमांड करते हैं कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, हलफ की पासदारी होनी चाहिए, वोट को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, हर इदारे को आइन के मुताबिक अपने हदूद में काम करना चाहिए, आवाम ताकत का सरचश्मा है, ये सबको मानना चाहिए अल्लाह ताला के बाद। और इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की भी क़वानीन है उसका निफाज जो है वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक होना चाहिए। और इस मुल्क की जुडिशरी को किसी भी दबाव के बग़ैर इंसाफ पर मबनी अपना फ़ैसला करना चाहिए। इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क में आइन की पासदारी नहीं हुई, इस मुल्क में वोट को तक़द्दुस नहीं दिया गया, इस मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग़ नहीं दिया गया, ये जमहूरियत जो है वो सही आइडियल जमहूरियत के निफाज नहीं किया गया, इस मुल्क में हलफ की पासदारी नहीं की गई और वोटों को तक़द्दुस नहीं दिया गया, इदारों का एहतराम भी नहीं किया गया और इंसाफ जस्टिस भी नहीं किया गया और आवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं माना गया। ये इल्ज़ाम अगर आता है और बार बार आता है वो इदारों पे आता है और वो ये आता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में इन्वॉल्व होती है, जबकि उसका अपना एक आइनी किरदार है, वो उस पर वो अमल नहीं करती है, जमहूरियत को डीरेल करके वो मार्शल लॉ लगा देती है, अपने हलफ की पासदारी नहीं करती है, आवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझती है। ये सारी एलिगेशंस आती है और इस पर बात होती रहती है। आज मैं इससे हट कर मैं अपनी सियासी जमात, आज मेरे पास 3 अहम सियासी जमात के नुमाइंदे हैं, हालांकि कई पार्टियाँ मौजूद है लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम में हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी है PMLN, उसमें शामिल है, हुकूमत की सियासी पार्टी भी इसमें शामिल है और एक और सियासी जमात भी इसमें शामिल। उनसे ये पूछना चाहेंगे आज कि आइन की पासदारी 73 साल हो गए हमें, आइन की पासदारी आज हम डिमांड करते हैं, वोट को तक़द्दुस दो, जमहूरियत को लेके चलो, ताकत जो है वो मरकज़ से सूबे और सूबे से बल्दियात के लेवल पर आनी चाहिए, NFC अवार्ड सही फ़ैसला होना चाहिए, तो फिर उसके बाद AFC अवार्ड के वाले से भी बात की जाती है। और आइन और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आइन की पासदारी और अवाम ताकत का सरचश्मा है। इसमें सियासी जमातें किस हद तक नाकाम रही हैं या उनकी गलती है और अब क्या ये वक्त आ गया है इस मुल्क में कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद ये सियासी जमातें जिनका मुतालबा भी ये है, तो अब ये सारे मिलकर इस अहम तरीन मुतालबे को अमली जामा पहनाएं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर जाहिद खान साहब, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात व तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी। आपका शुक्रिया। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की तरफ, और उनसे बड़ा सीनियर तजर्बा है, एक बड़ी सियासी जमात के पार्टियाँ कई दफ़ा हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। सर, ये इल्ज़ाम तो रखते रहे हैं इदारों में कि वो आइन की पासदारी नहीं करते हैं, सियासत में मुदाखलत करते हैं, हलफ की पासदारी नहीं करते हैं, अपना आइनी किरदार अदा नहीं करते हैं, आवाम के वोट के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, मैं सारा डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज
मेरा टॉपिक ये है कि 73 साल में हमारा ये मुतालबा है बहुत बड़ा, और इस वक्त PMLN का भी ये अहम तरीन मुतालबा है कि वोट को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो आवाम के वोट का जो तक़द्दुस है, वो जो पामाल होता है उसको ना किया जाए। वो जिसे चाहें ताकत का के मंबा पे बैठा दें, वज़ीर आज़म बना दें, ये उनका इख्तियार है। आइन की पासदारी की जाए, इदारों को अपने आइनी रोल के अंदर काम करना चाहिए और हल्फ की पासदारी करना चाहिए। इसमें सियासी जमातें किस हद तक फेल हुई हैं सर? किस हद तक इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने में उनकी कोताही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है, मैं जो यहाँ से मैं बात ज़रा शुरू करना चाहूँगा जी सर, कि पाकिस्तान कायदे आज़म ने वोट की बुनियाद पर बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से कायदे आज़म की रहलत के बाद अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं वो कुछ तो गुत्थम गुत्था अज खुद होती गईं, और वहाँ फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल देखते हुए तो जो पॉलिटिकल एक कल्चर था उसको हाईजैक करना शुरू कर दिया, जिसकी मिसाल अगर हम दें कि फिर इस मुल्क में जो गैर जमहूरी हुकूमतें आईं, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थीं, और जिन्होंने फिर आके यहाँ जोड़ तोड़ की, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ का कसूर है। वो लोग भी जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को डीरेल किया, और वो लोग भी सियासी जमातें जो लोग जिन्होंने अपना कंधा उनको पेश किया। अब उसमें कई हालात उस वक़्त क्या थे उस पर बहस भी हो सकती है, लेकिन द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि ये मुल्क जौन सा था एक जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया था। कायदे आज़म की जो 1940 से लेके खुसूसन जो स्ट्रगल 1947 तक थी, वो बड़ी क्लैरिटी थी उसमें कि पाकिस्तान जौन सा है वो एक उसकी बुनियादी जो बनाने की वजह थी वो ये थी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने एक दफ़ा एक बयान दे दिया, बिफोर पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, उसने कहा कि हिंदुस्तान में दो कुव्वतें हैं, एक ब्रिटिश इंडिया और दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदूज ऑफ हिंदुस्तान। वाहिद एक कायदे आज़म थे जो उठे और उन्होंने टोका उसको। उसने कहा नो मिस्टर नेहरू, यू आर रॉन्ग, देयर इज अ थर्ड फोर्स इन अनडिवाइडेड इंडिया विच इज कॉल्ड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। गुजारिश ये है कि वहाँ मुसलमानों को ना जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, ना इकोनॉमिक फ्रीडम था, ना हेल्थ, ना एजुकेशन, कोई फैसिलिटी नहीं थी, जिन्होंने कायदे आज़म को ये सोचने पर मजबूर किया कि अब अलहदा वतन के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हम मिन हैसुल कौम भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। आज अगर आपने ये बात शुरू कर ही दी है तो फिर खुल के बात होनी चाहिए। इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार है, सियासी जमातें भी ज़िम्मेदार, और हमारे अवाम भी ज़िम्मेदार हैं। क्यों नहीं अवाम ने उन जमातों को रद्द किया जो कि माजी में गैर जमहूरी तौर पर जिनका वजूद आया, चाहे उसको आप जो भी नाम ले लें, रिपब्लिकन पार्टी से लेकर आगे एक लंबी तवील कहानी है। कहने का मकसद ये है कि जब फिर वो एक ऐसे हाथों में खेल चला गया और सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ, एक दूसरे को अदम बर्दाश्त करना, पोलराइजेशन सारी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट का ये देखना कि ये तो वीक हैं, ये तो उनको बहाना मिल गया, और इस मुल्क की जो असल असास थी जमहूरियत जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया था, वो फिर चीज़ें डीरेल होती गई, पटड़ी से उतरती गई। आज भी बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि जितनी पोलराइजेशन इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और असल जो इश्यूज हैं इस कौम के, मुल्क के, वो जो नंबर 1 इशू अगर मैं कहूँ, जैसे आज एक मैंने पढ़ रहा था मीडिया में, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एशिया में महंगाई में सबसे नंबर 1 है। जी बिल्कुल। असल इशू तो ये है जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया था, जिस गरीब के लिए, सफ़ेद पोश के लिए। और मैं यहाँ कायदे आज़म की एक सेइंग आपको कह दूंगा कि कायदे आज़म ने वॉर्न किया था, उन्होंने कहा ये मैं मुल्क गरीबों, कायदे आज़म के ऑडियंस कौन होती थी? कायदे आज़म का तो ऑडियंस था जो, वो तो ठेले वाला था, वो नाई था, मोची था, दर्जी था, तरखान था, वो तो गरीब लोगों का था। जो पहला कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के साथ 1938 में पिंडी में ये कारपोरेशन का स्कूल था लियाकत बाग के सामने, जो उसने पहला उन्होंने खिताब शुरू किया
व्हेन सर फजल हुसैन वाज इनवाइटेड पंजाब का प्राइम मिनिस्टर, तो बड़े नामसाइद हालात थे, लेकिन कायद आजम तो गरीबों की बात की, उसने कॉमन मैन की बात की। आज जिस शख्स की कायद आजम ने बात की थी, आज सबसे ज्यादा इस मुल्क में वो तबका पिसका रह गया, मेरी मुराद गरीब और सफेद पोश तबके से। और हम लोग लगे हुए हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जमहूरियत, ये मुल्क जमहूरियत की बुनियाद पर बना था, वोट की बुनियाद पर बना था। और देखिए वोट में इतनी ताकत थी कि कायद आजम ने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया वोट की बुनियाद पर। जो 1945-46 के इलेक्शंस हुए जिसमें मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी मिली, कहने का मतलब ये है कि यहाँ हर इदारा, चाहे वो पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, वो एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत स्ट्रांग है इस मुआशरे में, ओपिनियन मेकिंग है, फिर सोशल मीडिया आ गया है, सबको अपने अपने दायरा कार में रहना चाहिए। और जो अवाम के इश्यूज हैं, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, उस पर अपनी तमाम तवज्जो देनी चाहिए। एहतसाब होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर हमने किसी ने भी कोई ठगी चोरी की है, लेकिन सबूत के साथ, उसको इंतकाम की उसमें सूरत नजर नहीं आनी चाहिए, और इंसाफ जो है वो होता नजर आना चाहिए। अगर तो हम इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान कायद आजम के मुतय्यन जो रहनुमा असूल थे उन पर चल पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर हम आज 70 साल बाद भी इसी तरह आपस में जूतम पे जार रहे, तो फिर मैं दुआई कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, मैं क्या और कह सकता हूँ। नहीं, मैं इंशाल्लाह आगे बात करूंगा। जो इस वक्त आपने बड़ा अहम पॉइंट किया है, और वो है अदम तशद्दुद, अदम बर्दाश्त की सियासत सामने। अच्छा अली मोहम्मद साहब, मैं आता हूँ पाकिस्तान के नाम के ऊपर, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, यही नाम है सर। और आइन का आर्टिकल 2A जो करारदाद मकासद को शामिल किया गया था, वो 2A पूरा का पूरा आइन का हिस्सा हो गया है। 227 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये मौजूद है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं बन सकता। तो क्या सर ये इसमें किस हद तक फेलियर है सियासतदानों का कि जो पाकिस्तान कायद आज़म साहब ने हासिल किया, और उसके बाद पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन खुशकिस्मती से, क्योंकि 17 साल नेहरू मिल गए भारत को, लेकिन यहाँ तो हमने कायद आज़म फ़ौरन चले गए, और फिर हमने लियाकत अली ख़ान, शहरवर्दी, और फिर लाइन लगी हुई है कि हमने उनके साथ क्या किया। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि सर क्या कि सियासी हुकूमतें या सियासी जमातें, आज की भी सियासी जमातें, किस हद तक जिम्मेदार हैं कि इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को उसकी साख्त के मुताबिक नाफिज नहीं कर पा रही हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब। वाय नाकामी मताएं कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब, सबसे पहले सियासतदान, उसके बाद इस मुल्क की तमाम ओपिनियन मेकर्स, राइटर्स, अवाम और एस्टैब्लिशमेंट, सब जो हैं वो अल्लाह के मुजरिम हैं। हम पूरी कौम ने अल्लाह ताला से बहुत बड़ा धोखा किया है, वादा खिलाफी की है। हमने अल्लाह को यकीन दिलाया, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की गली गली, कूचे कूचे में फिर फिर के, मस्जिदों में अजानें दे के, गलियों में ये आवाज लगा के कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से ये वादा किया, लेकिन जब हमें मिल गया तो हमने उस पे कम तो क्या, बहुत कम काम किया, ना होने के बराबर किया। सबसे पहले हमने बगावत की, अपने कायद से जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी 12-14 साल, 10 साल टीबी जैसे मोहलिक मर्ज को, जिसका आज भी इलाज मुश्किल है, उस जमाने में नामुमकिनात में से था, सिर्फ कामयाबी के लिए, मुसलमानों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा गया वो शख्स। लेकिन वो मुल्क कैसा बनाना चाहता था आगे, उस पर तो किसी ने काम ही नहीं किया। उसकी बहन के साथ हमने क्या सलूक किया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान को आगे चलाना कैसा है, और हर शोबे के मुतालिक जो रहनुमा उसूल दिए, जो दिए, उसको हमने 180 डिग्रीज डिफरेंट अप्लाई किया। और फिर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई और फलाना और ये और वो, उन चक्रों में पड़ गए।
हमने इंसाफ ही नहीं किया डॉक्टर साहब। मुल्क कैसे चलेगा? कायद ने बता दिया, सिबी दरबार में बता दिया, बलोचिस्तान में खड़े होकर बता दिया कि इट इज माई फर्म बिलीफ that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. क्या किया? नहीं किया। मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक को क्या कहते हैं? I shall watch with keenness the work of your research organization. स्टेट बैंक को कहने, सुन लो स्टेट बैंक वालों, कि I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles. और फिर वो लंबी स्पीच है जिसमें वो कहते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज ओनली ब्रॉट डिजास्टर, 2 वर्ल्ड वॉर्स। वो कहते हैं, हमने कहते हैं दुनिया को माशी इस्लामी माशी निजाम देना है। किया? आइन हमें पाबंद करता है कि सूदी निजाम से निकलें, क्या उसके लिए अमली इकदाम किए? जब सुप्रीम कोर्ट की हद तक फैसला साजी आ गई तो मुशर्रफ साहब जैसे लोग आ गए जिन्होंने उसको रिवर्स करवाया। रहेगी बात सिविल ब्यूरोक्रेसी की, तो सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो मशहूर जमाना स्पीच की, कहा सरकारी मुलाजिमीन को कि आप मुलाजिम रियासत के हैं, आप हुकूमत के नौकर नहीं हैं, आप हुकूमत के ताबेदार जरूर रहें लीगल कामों में। सरकारी मुलाजिमीन ने खादिमीन से ज्यादा बढ़ के काम किया, करप्शन करते रहे, जुल्म करते रहे। जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, स्टाफ कॉलेज क्वेटा में जो डायरेक्शन दी कि आपका कोई काम नहीं है सियासत से, वहां भी जो हुआ 1958 में किसने इख्तियार दिया था फील्ड मार्शल साहब को? किस कानून के तहत जनाब? वो तो मुआहदा होने लगा था भुट्टो साहब का और 9 सितारों का। वैसे 9 सितारे थे, ऐसे काले सितारे थे, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि निजाम मुस्तफा का नाम लेके अवाम को उठाया, लेकिन जैसे ही भुट्टो को तख्तेदार पे चढ़ाया, मुंह से निजाम मुस्तफा का लफ्ज तक अदा नहीं किया। और ज़िया साहब जो है वो 11 साल तक चलते रहे। फिर स्टूडेंट्स को भी बताया, पेशावर में कॉलेज में जो मेरा होम यूनिवर्सिटी है, वहां के स्टूडेंट्स को भी बताया आपने क्या करना है। स्टूडेंट्स ने वो उद्यम मचाया, सब कुछ किया, लेकिन जो करना था वो नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। तो मुझे बताएं हमने कहां कायद के उसूलों पे अमल किया है? कायद ने खुद देखें सन 42 में जब तो पार्क में करारदाद लाहौर पास हो चुकी थी, और मुझे खुशी है कि हम वो उन चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। कायद से पूछा गया, ये अजीम तरीन बात, उस पर अमल किसी ने नहीं किया। उनसे पूछा गया कि कायद जनाब साहब, आप अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी पाकिस्तान 5 साल बाद बनेगा, सन 42 की बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को स्पीच की थी, ये अल्फाज जो मैं अदा करूं। कहते हैं मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं उसका तर्ज हुक्मरानी क्या होगा? कायद फरमाते, मैं कौन होता हूं पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? ये फैसला तो 1300-1400 साल पहले हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। अब बात को समेटते हैं। अब करना क्या है? मैं ये समझता हूं कि आपस की लड़ाई से के इसी पार्लियामान में बैठ के कुछ कानून साजी के मुतालिक, मुल्क को चलाने के मुतालिक बुनियादी फैसला साजी एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत यहाँ पे हो कि मुल्क को जो है, इसके मुख्तलिफ इदारों को, मुल्क के जो है मुख्तलिफ जो हमारे जो कानून साजी के इदारे हैं, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारा निज़ाम है। आप मुझे बताएं, मैं खुद एक वकील हूँ डॉक्टर साहब, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, मैं वकील हूँ, मुझे पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद है, मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, मुझे फख्र है मुकला ने इसके लिए तहरीक भी चलाई। लेकिन क्या आप आज लोअर जुडिशरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आदमी को जो है साल में, 6 महीने में, 2 साल के अंदर इंसाफ मिले? ये सारा किसने करना है? जजों ने तो नहीं करना। जज तो जो बनाया कानून फैसला करेंगे, वो भी हमने करना है। तो जो कोई भी काम हम नहीं कर सके, फिर हम गिले करते हैं, आपस में लड़ते हैं। मैं समझता हूं, जिस तरह आखिरी बात अशफाक अहमद मरहूम साहब कहा करते थे ना कि ये पाकिस्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की तरह, इसकी कदर कर लो वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा, और ये अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन 73 साल में हमने इसकी कदर नहीं की। अल्लाह में तौफीक दे कि हम इसकी कदर करें और आपस की लड़ाइयों को उस हद तक ना ले जाएं। मैंने 16 दिसंबर 2020 को अभी एक बात की थी, मुझसे सकूत ढाका पे एक बात पूछा गया, सवालात हुए, आर्मी पब्लिक स्कूल का भी वही दिन है। मैंने सिर्फ एक बात की, आए हम सियासतदान सियासत करें लेकिन रियासत की कीमत पे नहीं।
ठीक है सर, सियासत इबादत है। मैं आपको आगे टाइम काट लूंगा, इसलिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया आपको टाइम। कल ये ना कहिएगा कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया। मैं आता हूँ जनाब जाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। जाहिद साहब, क्या आप कैसे देखते हैं कि सर कितने जिम्मेदार हैं? चले, इदारे तो इल्ज़ामात हैं, बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, और वो सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की अंदर मार्शल्ला भी है, और जिस तरह से कू भी है, और किस तरह के इंटरफेरेंस है, और आपके किस तरीके से आपके इंतखाबात हुए हैं। लेकिन सर यही सवाल आपसे है कि आइन की पासदारी को, वोट के तहफ़्फ़ुज़ को, जमहूरियत की असल साख्त को, आवाम के मसाइल के हल के लिए, जैसे कहा हमारे डॉक्टर सियासी पार्टियां, सियासी जमातें 73 साल में कितनी नाकाम हुई सर? डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरे दोनों साथियों ने तारीख पे रोशनी डाली और तारीख का अपने तरीके से तशरीह कर रही। तारीख हमारे बहुत तल्ख है। अगर मैं उसमें जाऊं तो शायद मेरे दोनों दोस्त नाराज भी हो जाए और उस तरफ से फिर बात कहीं और निकल जाएगी। हकीकत यही है कि 1947 के बाद क्या कायद-ए-आज़म को, जो हम अपने इस मुल्क का कायद उसको समझते हैं, उसको किसने मारा? उसको कैसे मौत मारा गया? उसके बहन को गद्दार किसने कहा? और आईन को किसने पामाल किया? लेकिन उस तरफ हम आते नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि ये मुल्क जब बना तो मुल्क के बनने की इब्तिदा में कोई गलतियां थी जो कि रोनमा होते रही और आज तक वो चली आ रही है। आज मैं उसमें, इसलिए मैंने पहले डॉक्टर साहब कहा कि मैं तारीख में जाना नहीं चाहता हूँ, क्यों तारीख बहुत तल्ख है। लेकिन हम जो समझते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप जो उस वक्त होता था, उसको किसने माफ किया? क्या गद्दारी के अल्फाज किस किस को नहीं दिए गए? मैं तो उस दिन जब आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, आपको याद होगा कि मैंने कहा पहले तो बंगाली गद्दार थे, सिंधी गद्दार थे, बलूची गद्दार थे, पुख्तून गद्दार थे, पहले बार पंजाब में भी गद्दार आ गए। और मैंने कहा कि ये एक अच्छी बात इसलिए हो गई कि जो गद्दार थे, एक बड़ा सुबह जब गद्दार बना तो उसने कहा कि अच्छा अगर हम गद्दार है तो फिर हम आपके साथ क्यों रहते हैं? वो अलग हो गया। तो ये तारीख और ये इब्तिदा से ये खराबियां कैसे हुई और आज तक वो खराबियां कैसे चलती है, ये हकीकत है कि सियासी पार्टियों को तो फलने फूलने नहीं दिया गया। सियासतदान जो उस वक्त के सियासतदान थे जब बरसगीर आजाद हो रहा था, और उस वक्त की जो सियासतदान रह गए थे उनको किस किस तरह की जेलों में डाल दिया गया, उनके साथ क्या क्या सलूक किया गया और कैसी सियासत को उस वक्त रोक दिया गया। इस मुल्क के अंदर सियासत को रोक दिया गया। जो सियासत ने आगे फलना था, जो सियासत ने हिंदुस्तान के, आज भी हिंदुस्तान मोदी चाहे जिस तरह भी है लेकिन एक उनका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इधर हमारी जो सूरत हाल है वो और तरह की है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तो हमारे इलेक्शन वहां पे उनके इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करता है, कोई तरकीब या कोई भी उसमें दानी की बात नहीं होती है। हमारी हर इलेक्शन पे और खासकर बातों पे तो बहुत ज्यादा इस पे क्रिटिसिज्म होती है, और 2 साल और 5 साल के बाद अगर ये नहीं होते तो फिर माशाल्लाह हम अजीजा मोहतरम के पास हम चले जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारी इब्तिदा से खराबियां हुई है। अब उस खराबियों को आईन हमारे पास मौजूद है, आईन पार्लियामेंट आपके पास है, क्या इस पार्लियामेंट को कोई मानता है? आज इस पार्लियामेंट की बात अली अहमद साहब कह रहे हैं, आप क्या चीज डिस्कस करोगे? उधर तो अब आजकल खड़े होके एक दूसरे को गालियां देते सुबह से शाम तक, तो क्या आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? आवाम के लिए तो मुश्किलात बनती जा रही है, आवाम के लिए तो आज तक कोई रिलीफ मिला नहीं। हमारे जो इदारे हैं यानी आप मुझे बता रहे, आज इनकी इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्टिंग कमेटी बनाई थी पार्लियामेंट फंडिंग पे पीटीआई की, उसको 1 महीने के लिए बनी थी, 2 साल बाद उसने अपनी रिपोर्ट अभी दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आज खबर चल रही है। हमारे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक केस इनके एक एमएनए है जिसकी फॉरेन जो नेशनलिटी फॉरेन थी, उस पे केस चल रहा है, वो पेश ही नहीं हो रहा है, जवाब ही नहीं दे रहे। हमारे अदालत सीबीटी हमारे सुप्रीम कोर्ट के देखो कि एक डिप्टी स्पीकर जो वहां से नाअहल हो गया वो स्टे पे बैठा हुआ है। तो जब ये सूरत हाल हो मुल्क का
कि यहाँ पे इदारे, कोई भी इदारा अपने आईन में जो इख्तियारात है उसके ऊपर नहीं चलती है और अपनी इख्तियारात को के दायरा इख्तियार से बाहर निकलते हैं, तो ये खराबियां होती हैं। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आज भी अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ जाए और कह दे कि भाई इस मुल्क के अंदर जिसको भी वोट मिले, लेकिन आवाम की, जिस तरह की आपने बात कि आवाम की वोट की इज्जत के साथ जो भी इलेक्ट हो उसका हक है कि वो अब हुक्मरानी करे। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे वोट, आवाम के वोट से तो कोई नहीं आता है। जब अगर यहाँ आता है तो वो फिर जहाँ से भी वो अपने लिए वो बना के एक छतरी लेके आ जाते हैं। तो इसकी खराबियां आज हमारे वो सामने हैं और वो हम इतनी खराबियों में अब की चले कि इस वक्त हमारे मुल्क बहुत मुश्किलात में है। डॉक्टर साहब, आज आपको खाने की कोई चीज नहीं मिल रही है, आपकी गुर्बत इंतहा पे चली गई है, बेरोजगारी इंतहा पे चली गई। अभी मैंने सुना है कि 16 तारीख को फिर पेट्रोल बढ़ रहा है। तो ये आवाम के जो मसाइल है, कैसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि वो मुल्क की ऐसी पॉलिसीज दे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। तो मेरे ख्याल में आज तक तो मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आया, और जो इब्तिदा से एक चीज चला आ रहा वो अभी तक आगे चल रहा है और जिससे नुकसान मुल्क और कौम का हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मैंने बड़ी तहम्मुल के साथ अपने साथियों को सवाल करके दे दिया और वो पूरा प्रोग्राम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसके बावजूद लोगों को ये तकलीफ है कि डॉक्टर साहब कोई सवाल करते हैं। हालांकि दूसरे शोज़ में जिस तरह क्रॉस होता है, मैं बड़े एहतमाम के साथ, बड़े बहुत सी चीज़ों से हो सकता है मैं एग्री करूं ना करूं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने मेहमानों को पूरा मौका देता हूं। मेहमान आए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन अगर भागेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दे सकता। मेरी बातें समझने वाले समझ गए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आता हूं। जी वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपने ये तमाम अपनी गुफ्तगू तो सुनी होगी और डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये ज़रूर आपसे करना चाहूँगा सर कि मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। इस वक्त 73 साल के बाद, जैसे कि आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार है, सियासी जमातें भी ज़िम्मेदार हैं, मीडिया भी किस हद तक है और भी बहुत से हैं, जुडिशरी भी है, सोल्यूशन क्या है सर कि हम वोट को तहफ़्फ़ुज़ दें, आइन की पासदारी करें, हलफ की पासदारी करें, आइन में दिए गए हुए आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस पे अमल करें। सोल्यूशन क्या है, कैसे होगा सर? डॉक्टर साहब, इसका हल जो है वो आपने खुद ही अपने सवाल में ही आपके इसका जवाब भी है कि आइन पाकिस्तान है, उसमें तमाम किरदार जो है वो वाज़िया कर दिया गया हुआ है, हर इदारे का, हर शोबे का, कि किसने क्या करना है। अगर तो ये फैसला कर लिया जाए कि अगर तो इस मुल्क में जमहूरियत चाहनी है, रखनी है, तो फिर तो हमें आईन पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपनी ज़ाती लाइकिंग डिसलाइकिंग्स को परे रखना होगा। और मेरे नज़दीक, और जाहिर है हर के नज़दीक, एक चीज़ होनी चाहिए मद्देनज़र कि हमारी पहली प्रायोरिटी भी पाकिस्तान, दूसरी प्रायोरिटी भी पाकिस्तान, तीसरी प्रायोरिटी भी पाकिस्तान, और हर प्रायोरिटी हमारी पाकिस्तान होनी चाहिए। और हमें सच बोलना होगा, एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन जो है, लेकिन अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करना होगा। और फिर उसके बाद बैठ के सबको देखिए, ये मुल्क सबका है, ये मेरा भी उतना है जितना आपका है, जितना अली साहब का है, जितना खान साहब का है। तो ये हमारा घर है, तो हमें अपने घर को संवारने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बिगाड़ने की नहीं। कम से कम मैं तो इसमें फ्रीक नहीं बनना चाहूँगा। मैंने यहीं, मेरे बड़ों की भी कब्रें हैं, इसी मिट्टी में हैं, मैंने भी इसी मिट्टी में चले जाना है, मेरी आइंदा आने वाली नस्लों ने भी इसी मिट्टी में जाना है। इधर हमारा अजली दुश्मन ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठा है भारत, इधर वेस्टर्न बॉर्डर पे भी भारत की प्रॉक्सी है जो वहाँ अफगानिस्तान पे। हम तो घिरे हुए हैं। हमें तो चाहिए कि हम अंदरूनी तौर पर अपने आप को मजबूत करें, और अंदरूनी तौर पर मजबूत करने का एक ही हल है कि हम आइन जो है उसको इन ट्रू इट्स लेटर एंड स्पिरिट जो है उसको फॉलो करें मेरे, और हर इदारा अपने दायरा कार में रहे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना पंजाबी में, सत्ते खैराने फिर।
सर ये तो आपने बिल्कुल कहा, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त सियासी बहरान है उसको कैसे किया जाए? क्या आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, क्या इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, या सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, जुडिशरी आए? इस पे जरा सा कमेंट्स दें तो मैं आगे जाऊं सर। सर देखें ना, इस पे जाहिर है डायलॉग का वक्त था, इन्होंने तो गंवा दिया। जब हम डायलॉग करना चाह रहे थे इन्होंने डायलॉग का वक्त गंवा दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यहाँ एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स फिर बैठें और अपनी अपनी गलती भी तस्लीम करें। मैं सियासतदान अपनी गलती तस्लीम करूँ, इस्टेब्लिशमेंट की गलती वो अपनी तस्लीम करें, जुडिशरी, जस्टिस मुनीर माजी की तारीख में रहे हैं, और भी ऐसे फैसले जिन्होंने पाकिस्तान को, जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। फिर सब सच बोलें, अपने आप से सच बोलें, दूसरों से सच बोलें, और तमाम तर तवानाइयाँ इस महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की तरफ अपनी सर्फ करना होंगी। लेकिन अगर हम एहतसाब की आड़ में इंतकामी सियासत करेंगे तो फिर तो ये पोलराइजेशन और डीपन होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, और अवाम जो हैं वो मज़ीद भूखे होंगे, अवाम मज़ीद गरीब होते जाएंगे, और फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे डर आ रहा है कि यहाँ एक वो वक्त आ रहा है कि जब सिर्फ अमीर रह जाएगा एक तरफ या गरीब रह जाएगा, और खुदा ना खास्ता भूखा पेट अगर सड़क पे आ गया। अब भी देखें ना, सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो तक तो बाहर सड़कों पे आ चुके हैं। मैं कोई सियासत नहीं इस पे करना चाह रहा इस वक्त, क्योंकि आज सब्जेक्ट आपने ऐसा पिक किया है, बड़ा सीरियस और संजीदा सब्जेक्ट है कि हमें तमाम तर तवानाइयाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि देखें मेरा बच्चा अगर अच्छी स्कूलिंग ले रहा है तो गरीब के बच्चे को भी अच्छी स्कूलिंग मिलनी चाहिए। उसके भी पाकिस्तान में उतने स्टेक्स हैं, एक मजदूर के, किसान के, दिहाड़ीदार के, रेडी वाले के जितने मेरे हैं या किसी और के भी हैं। ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसको चंद लाख लोगों का या एक सिलेक्टिव लोगों का पाकिस्तान खुदारा मत बनाइए, इसको कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाइए। जद्दोजहद करें कि गुर्बत दूर हो, महंगाई कम से कम हो, ताकि आम आदमी जो है, कॉमनर जो है, जिसके पैर में जूती नहीं है, पेट खाली है, सर नंगा है उसका, छत नहीं है उसको, क्या आखिर अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? यहाँ तो चलो जैसी तैसी भी गुजर जाएगी, लेकिन जवाबदेही तो होगी। इसलिए ये पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए, इंतकामी सियासत का सिलसिला खत्म होना चाहिए, जिसने भी जहां भी है। हाँ, एहतसाब जरूर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट, लेकिन उसमें इंतकाम की बू या इंतकाम का रंग नहीं आना चाहिए। ठीक, अगर किसी ने सबूत है उसको पकड़ें, काबू करें, लेकिन अपनी तवानाइयां उस तरफ न जाया करें। पहली, दूसरी, तीसरी तरजीह पाकिस्तान और उसके गरीब अवाम के रोजगार के लिए, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें तवानाइयां। ठीक है सर, ठीक है। अली मोहम्मद साहब, आपके पास 4 मिनट है सर, और मेरा सवाल आपसे ये है कि सर ये जो सियासतदान है सर, इनकी तो बड़ी तरबियत होती है सर, और सुना है सर कि तनकीद जो है वो इंसान अगर तनकीद जो सुनने वाले लोग हैं वही माशरे को बनाते हैं सर। क्या वजूहत है सर कि सियासतदान तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और ख़ास तौर पे जब वो हुकूमत में होता है तो तनकीद बर्दाश्त करने के बजाय वो इंतकामी कार्रवाई पे आ जाता है? और क्या आप समझते हैं कि ये वो सियासतदान है जिनकी सियासी तरबियत नहीं हुई होती है सर? क्या कहेंगे? बातिल से दबने वाले ए आसमान ही हम 100 बार ले चुका तू इम्तिहान हमारा। डॉक्टर साहब, अच्छी तरह आपको पता है, आपने कहा भागने वाले, तो भागने वाले जो हैं, तो जो भागने वाले थे वो भाग गए होंगे, पता नहीं किसको आपने कहा है। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जो इधर आए हैं, हम तो एक कन्विक्शन से आए हैं, और या तो इंशाल्लाह इस मुल्क को ठीक करके जाएंगे, या फिर आपको हम सियासत में नजर भी नहीं आएंगे। ये अभी जाहिद खान साहब बैठे हैं, तो ये मेरी बात को समझ गए होंगे, जो मैंने गनी खान बाबा के शेर की एक हवाला इधर दिया, उर्दू में बात की है। उनका एक शेर है कि या बदा बेनंग मल्क बाग़ अदनकम या बकड़म द पुख्तनों कुसे विजाड़े। तो हम लोगों ने कौन सा कोई यहाँ पे जनाबे वाला अपने करियर्स की कुर्बानी दे के आए हैं। वो मैं तो कम से कम 2 करियर्स इंजीनियरिंग और लॉ कुर्बान करके इधर आया हूँ।
तो माल बनाने तो नहीं आए, मुल्क को ठीक करने आए हैं। अब उसके लिए हम करें क्या आगे? देखें, बड़ा आसान होता है। आज मैंने एक ट्रेंड देखा है डॉक्टर साहब, मैं खुद हमेशा पाकिस्तान की सियासत में मैं एस्टैब्लिशमेंट के किरदार का कभी हामी नहीं रहा, लेकिन हर चीज एस्टैब्लिशमेंट के सर थोप देना ये भी एक फैशन है आजकल, और अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए एक ट्रेंड बन गया है कि दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान के बनने को क्वेश्चन करो, और जो हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं उन पे सवालात उठाओ, तो आपको बड़ा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट बन जाओ तो आपको बड़ा मान लिया जाता है, भाई बंदा बड़ा इंटेलेक्चुअल है। भाई करने वाली बात यह है कि इस मुल्क में बिल्कुल मिलिट्री कू हुए, चाहे वो अयूब खान साहब का हो, जिया साहब का हो या मुशर्रफ साहब का हो, लेकिन मैं जब पिछली तारीख पे मुड़ के देखता हूं, मैं तो छोटा सा था, 5वीं जमात का तालिब इल्म था जब जिया साहब की आमिरियत का दौर एक तरह से खत्म हुआ और गैर जमाती इलेक्शन हो गया, लेकिन चलो हो गया, और जुनेजो साहब आ गए, उनको भी फिर अपनी जो है अपनी ईमानदारी दिखाने का सिला मिल गया, जब उनको वापस जो है जहाज में जो है प्राइवेट टैक्सी में शायद जाना पड़ा, एज वज़ीर आज़म गए थे और ऐसा कॉमनर वापस आए। लेकिन सन 85 से लेके 2021 तक आज 36 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब। इन 36 सालों में कुल मिला के 3 साल इमरजेंसी के मुशर्रफ साहब के निकालें तो 33 साल 34 साल हमें मिल गए हैं सियासतदानों को मुल्क ठीक करने के लिए। मैं ये 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल में पार्लिमानी मूर में मैं हूं, मुझे किसी खलाई मखलूक ने नहीं रोका कि तुम खातमुन नबीयीन की करारदाद क्यों पास कर रहे हो, कोई किसी की कॉल नहीं आई। मैं किसी ने मुझे नहीं रोका कि आपने बच्चों की फांसी की करारदाद क्यों पास की, किसी का हाथ कोई नहीं रोकता यहाँ पे अच्छे काम करने के लिए। जब हम सियासतदान देखें, हम लोगों की क्या ताकत है, मेरे जायद खान साहब और डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ पे, करमानी साहब की, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी मॉरल इंटेग्रिटी, हमारी। वेलकम बैक जी जनाब जाहिद खान साहब, ये तो सियासी तरबियत का हिस्सा है सर, तनकीद बर्दाश्त करना। तो क्या वजूहत है कि जब जो सियासतदान हुक्मरान बन जाता है तो हमने देखा है कि वो तनकीद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता है और वो इंतकामी कार्रवाई पे उतर आता है, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया आखिर में, क्योंकि एक ये ऐसे अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर, खासकर कल से मैं तुम्हारा जो चैनल है अब तक ये मेरे टीवी से गायब हो चुका है। 11 नंबर पे आता था, जो इस वक्त इस पे 24 आता है, और मैं वेस्टेज पिंडी में रहता हूँ, लेकिन कल से यह गायब है इसलिए कि आपके प्रोग्राम किसी को बुरा लगा होगा। लेकिन मैं एक और आपको एक तारीखी बात करना चाहता हूँ। 2014 में ऐसा हुआ था कि ये अली मोहम्मद साहब की पार्टी ने बाहर धरना दिया था और जॉइंट सेशन हो रही थी, तो मेरे पास जियो की कुछ जो वर्कर है वो आए कि जी हमारे तो बिल्कुल तनख्वाही भी बंद कर दिए गए हैं और हमारे चैनल को बंद किया जा रहा है और प्रेशर है कि आप ये प्रोग्राम बंद कर दे, और हमारा इश्तिहार सब कुछ बंद हो गया। तो मेरे इतने में जब मैंने ये बात सुनी, मेरा ख्याल था कि मैं जाके अंदर ये बात करूंगा हाउस में, जब मेरे तकरीर का टाइम आएगा तो मैं कर लूंगा। तो उसमें से उस वक्त मुस्लिम लीग मेरे भाई की हुकूमत थी, तो मेरे पास इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आया, उसने भी मुझे ये बात की कि यार इस पे आप जरा बात कर ले, क्योंकि ये पेमरा उनके साथ ज्यादती करती है। तो अब मुझे सोचा, मैंने कहा एक हुकूमत जिसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो चलो वर्कर मेरे पास आए थे वो तो अलग बात थी, तो ये मिनिस्टर भी ये बात कर रहा है, तो पता नहीं फिर ये मुझे चला कौन रहा है। तो मैंने अपनी तकरीर में इब्तिदा इसी से शुरू किया डॉक्टर साहब, और मैंने यही कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब बताए कि अगर आपकी ये रेट नहीं है, आप ये भी नहीं पूछ सकते पेमरा से कि ये प्लान चैनल का क्यों इश्तिहार और ये सारी चीजें बन हुई। तो मेरे ख्याल में आज जो आपके चैनल के साथ जो हुआ है या जो हो रहा है, शायद न तो अली मोहम्मद साहब इसके जवाब दे सकेगा और न इमरान खान भी दे सकेगा, क्योंकि शायद उनको पता भी ना हो। यही अलमिया है, ये जो हम रो रहे हैं ना कि ऊंट का, जो अली मोहम्मद साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि हम आए हैं कुछ बना के जाएंगे, तो अनग्राउंड कोई चीज बना नहीं बल्कि बिगड़ गया। आप सही कह रहे हो कि तनकीद बर्दाश्त करना, देखिए हर सियासत में और जमहूरियत का ये तो हुस्न है कि आपके ऊपर तनकीद हो, आप तनकीद को बर्दाश्त करें और आपकी अंदर जो कोताही है, जो गलती है, उसको दूर करें। अगर आप तनकीद को फिर जिद बना के किसी इंतकाम लोगे
तो फिर सूरत हाल बिगड़ेगा मुल्क का, वो कभी सही नहीं होगा। जिस तरीके से आज हम पहुंचे, जिस हाथ पे आज हम हैं, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे अगर आप अली मोहम्मद साहब से पूछेंगे तो उसको पता नहीं होगा कि पेमरा को किसने ऑर्डर किया है, और शायद ये भी प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो। तो ये चीजें जब तक हमने सही नहीं की, जो आईन 73 कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर अगर हम अमल नहीं करेंगे, उसको उसके अंदर रहते हुए हर इदारा अपना काम नहीं करेगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी जो आज है। न तो ये अली मोहम्मद साहब अकेले ठीक कर सकते हैं, न कोई और पॉलिटिकल इस मुल्क अकेले ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सब फिर मिलजुल बैठकर और सारे इदारों को कि जिस इदारे की भी जो दायरे इख्तियार है उसी के अंदर रहते वो काम करे, तो तब ये मुल्क आगे चलेगा। वरना हम जिस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो अनाज